में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में कैसा रहा आज का एक्शन और अब आगे क्या रहेगी रणनीति। और हमारे साथ आपकी तैयारी कराने के लिए शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। स्वागत करते हैं सर आपका। और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा दें। कुशल गुप्ता हमारे साथ हैं, वरुण दुबे, मानसी दवे, सृष्टि शर्मा और देवांशी अभी हमारे साथ है। इनसे समझेंगे बाजार के अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई खबरें। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा नए फाइनेंशियल ईयर के पहले ही दिन बाजार में देखी जोरदार तेजी और बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 521 अंक की मजबूती के साथ 50,030 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 177 अंकों की बढ़त के साथ 14,867 के स्तर पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले हैं उन पर एक नजर डालें। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 149 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 297 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और एडिटर्स डे के लिए अनिल जी का रुख कर लेते हैं। समझते हैं कि आज जो बाजार में जबरदस्त तेजी दिखी है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। वित्त वर्ष 2022 के पहले दिन, हफ्ते के आखिरी दिन और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने दिखाया जबरदस्त शुरुआत। बेहद मजबूती के साथ हुई। दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत और साथ ही फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जो कुछ एक्टिविटी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पिछले हफ्ते में कम थी, उसको देखते हुए बाजारों ने दमदार शुरुआत की और सेंचुरी मारकर निफ्टी मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आया। दिन के दौरान एक हल्का फुल्का करेक्शन मिला, 14,700 के नजदीक निफ्टी आया, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में जो रिकवरी आई वो जबरदस्त थी और आखिरी 1.5 घंटे में बाजार ने और रफ्तार भरी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 14,850 से भी ऊपर निकलकर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी 33,850 के अहम लेवल के नजदीक बंद होता नजर आया। चौतरफा खरीदारी थी, पूरी खरीदारी स्क्रीन पर होती हुई दिखी। आज की तेजी इसलिए भी अहम थी, पहला पूरी की पूरी तेजी नीचे गिरने के बाद बाजार पर स्क्रीन पर होती दिखी। ग्लोबल मार्केट से बहुत बड़े मजबूती के संकेत नहीं थे, डाउ फ्यूचर सपाट थे और उसके बावजूद बाजार बढ़े। 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, कल बाजार बंद है, उसके बावजूद भरपूर तेजी हुई, कॉन्फिडेंस पूरा था और एफआईआईज की तरफ से कल के सेशन में बेहद बड़े बिकवाली के आंकड़े आते नजर आए, उसके बावजूद बाजार तेजी से बढ़ा। तो इन सारे नेगेटिव खबरों के बावजूद बाजार में जो तेजी दिखी है वो ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दिखाती है और वो कॉन्फिडेंस पूरा दिखा ब्रॉडर मार्केट में। लगभग हर जगह अच्छी तेजी थी। बैंक निफ्टी जो थोड़ा सुस्त था, आज वहां पर भी तेजी होती दिखी और कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो पूछिए मत। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो तेजी हुई है जबरदस्त, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। तो ये कह सकते हैं नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भारतीय बाजारों ने बेहद दमदार तरीके से की है और शायद वीकेंड सेशन ना होता और लंबा वीकेंड ना होता तो बाजार और ज़्यादा मजबूती बनाने में कामयाब रहते। तो आज के बाजार पर तो हमने समझ लिया उसकी चाल कैसी रही है और उसके कारण क्या रहे हैं। अब सोमवार के बाजार की खासियत क्या रहेगी अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज कहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, कहां पर थी नरमी, समझते हैं हमारे सहयोगी देवांशी आशर से। बताइए देवांशी, कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन आज? हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार में शानदार गेन्स के साथ आज क्लोजिंग देखने मिली। निफ्टी बैंक दोनों ही इंडाइसेस में हमने देखा अपने उच्चतम स्तर के लेवल्स के आसपास आज क्लोजिंग देखने मिली। तो आखिरी 1 घंटे में शानदार गेन्स देखने मिले। सबसे पहले सेक्टर्स की अगर बात करें तो ज्यादातर सेक्टर्स थे जहां पे आज तेजी के साथ कारोबार हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में आज ज्यादा खरीदारी थी। कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन बना, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी थी और कई ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे डबल डिजिट गेन्स भी देखने मिले। चुनिंदा स्टॉक्स आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। सबसे पहले आज नजर करें निफ्टी पर। अब देखिए अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को ये स्टॉक्स रहे जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए। वहीं एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले ये स्टॉक्स लूजर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए दिखे। वायदा बाजार पर आप नजर कीजिए, निप्पॉन लाइफ, एसआरएफ, मनप्पुरम, वोडाफोन ये स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ या सबसे ज्यादा लॉन्ग की पोजीशन बनी है। साथ ही आज सेक्टर्स की बात करें तो मेटल स्टॉक्स आप देखिए ये इंडेक्स आज आउटपरफॉर्म करता हुआ दिखा 5% तक के गेन्स के साथ।
सारे स्टॉक्स में आज हमने देखा 4% से लेके 8% तक का उछाल ये सारे स्टॉक्स ने दिखाई है। नैल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, इन सब में आज भरपूर एक्शन था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। साथ ही टायर स्टॉक्स आज एक्शन में थे, ऑटो स्टॉक्स फोकस में थे जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए, लेकिन टायर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा आज खरीदारी दिखी। अपोलो टायर, जेके टायर, सीएट, इन सब में 3% से लेके 9% तक के गेन्स देखने मिले। बैंकिंग स्टॉक्स आप देखिए, सरकारी बैंक्स, निजी बैंक्स दोनों में आखिरी 1 से 1.5 घंटे में शानदार गेन्स से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने देखा। निजी बैंक जैसे कि बंधन बैंक, आरबीएल, कोटक बैंक, इन सब में एक्शन था। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईओबी, इन सब में भी आज तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए, लगातार इस हफ्ते तेजी देखने मिली है। अदानी टोटल गैस, यहाँ पे भी शानदार गेन्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, इन सब पर भरपूर एक्शन था और डबल डिजिट गेन्स इस हफ्ते हमें देखने मिले थे। इसके अलावा जो सुपर हिट कॉल्स आज आपको रिकमेंड की गई थी जी बिजनेस पर, इसमें दमदार कमाई आपकी होती हुई देखिए। आईटीसी आज आपको रिकमेंड किया गया था, नैल्को आपको सुमित जी ने रेकमेंड किया था, टाटा स्टील सीरीज आपकी पसंद थी, साथ ही एसआरएफ आपको सुमित जी ने रेकमेंड किया था। हैप्पीएस्ट माइंड आज 12% तक के गेन्स थे, सुबह आपको किरण जी ने रेकमेंड कर दिया था, यहाँ पे आपकी कमाई हुई। और अनिल जी की स्ट्रैटेजी आज आप देखिए यहाँ पे आपकी भरपूर कमाई हुई। जो निफ्टी बैंक पर आपको खरीदारी की राय थी उसमें आपके गेन्स बने। लेकिन आज आप देखिए इंडाइसिस में तो अच्छी तेजी थी आखिरी 1.5 घंटे में, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में आज सबसे ज्यादा खरीदारी देखने मिली, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गेन्स बनते हुए दिखे और हफ्ते की क्लोजिंग भी शानदार हुई। तो सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी हमने समझ ली देवांशी से। अब रुक कर लेते हैं आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का। अविनाश जी, नए वित्तीय वर्ष की शुभ शुरुआत हुई है बाजार में, क्या स्ट्रैटेजी अभी इस तेजी में रखी जाए फिलहाल जिस तरीके का कारोबार हमने आज देखा, और साथ ही हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू कौन सा देंगे आप? मैं समझता हूँ स्वाति, मार्केट्स में ये तेजी स्टॉक स्पेसिफिक होगी। जैसे अनिल जी ने कहा कि ब्रॉडर मार्केट में बहुत एक्शन देखने को मिला है स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्रंटलाइन कंपनीज में, तो ये एक्शन जारी रहेगा। इंडेक्स के ऊपर हमको लग रहा है कि शायद आने वाले हफ्ते में थोड़ी सी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिली, लेकिन 8 से 10 दिन के लिए अगर किसी को खरीदना है तो ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। 306, 307 का मार्केट प्राइस है। जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल के लिए अनाउंस किए हैं और आगे का भी मंथली सेल काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, यहाँ पे खरीदने का मौका है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 दिन अगर कोई खरीदता है तो 325, 330 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है, और यहाँ पे 296 का स्टॉप लॉस रखे तो यहाँ पोजिशनल पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा मोटर्स में जरूर एक पोजीशन बनाए। हमको लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ये ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा मिल सकता है। तो पोजिशनल खरीदारी टाटा मोटर्स में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बातचीत जारी रहेगी क्योंकि ऑटो सेक्टर की बात ही हुई है और आज ही मार्च में ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए, कैसे रहे हैं अलग अलग जो कंपनियां हैं उसके आंकड़े जरा समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल है। कुशल, जरा बताएं आंकड़ों ने निराश किया या फिर अनुमान से बेहतर रहे हैं? जी, तो अब तक जो मार्च महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं उसमें कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है वो लीड लेता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर काफ़ी दमदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। पर सबसे पहले अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी अनुमान से थोड़े से कमज़ोर जो है आंकड़े आते हुए दिखे हैं। करीब 1.5% की बढ़त जो है 1,67,000 यूनिट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हमारा अनुमान 1,71,000 यूनिट्स का था। वहीं अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो उनका जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस है वो अनुमान के हिसाब से आता हुआ दिखा। 30,000 यूनिट्स हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट उसके आसपास ही 29,654 यूनिट जो है कंपनी बेचने में सफल रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स सरप्राइजिंगली काफ़ी बेहतर साइड पर आते हुए दिखे। इनफैक्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 8.5% का उछाल हमें मंथ ऑन मंथ आधार पर देखने को मिला। कमर्शियल व्हीकल स्पेस जहाँ पर दमदार प्रदर्शन रहा मार्च महीने में, जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखिए टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 19.5-20% की बढ़त यहाँ पर आती हुई नजर आई। और अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जो कुल ऑटो बिक्री आंकड़े हैं वहाँ पर 40% बढ़कर ऑलमोस्ट 40,400 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही। हमारा अनुमान करीब 36,000 यूनिट्स का था। साथ ही अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स घरेलू स्तर पर भी देखें तो उसमें तो ऑलमोस्ट 87% करीबन की बढ़त जो है मंथ ऑन मंथ आधार पर आती हुई नजर आई। VCV स्पेस में आयशर मोटर्स का भी काफ़ी दमदार प्रदर्शन रहा। 6800 यूनिट के अनुमान के मुकाबले करीब 7,000 यूनिट्स कंपनी ने बेचे। वहीं अशोक लेलैंड ने भी आउटस्टैंडिंग
परफॉर्मेंस दी। हमारा अनुमान 16,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले 17,231 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही। एसएमएल इजुजू को देखें तो यहाँ पर 25% की बढ़त रही मंथ ऑन मंथ आधार पर, और साथ ही ट्रैक्टर एंड टेलर सेगमेंट है, यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा, जहाँ पर अगर आप एम&एम की बात करें तो ऑलमोस्ट 31,000 यूनिट्स यहाँ पर इन्होंने बेचे। साथ ही एस्कॉट्स यहाँ पर भी करीब 10% की बढ़त के साथ 12,337 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफलता प्राप्त की। और अंत में वीएसटी टेलर्स की भी बात करें तो दोनों पावर टेलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में 40% से ज़्यादा का उछाल मंथ ऑन मंथ आधार पर हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर अभी तक देखें तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस और ट्रैक्टर स्पेस यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हालांकि टू व्हीलर्स के जो नंबर्स हैं वो भी आने वाले बाकी हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन आता है मार्च ऑटो बिक्री आंकड़ों में। चलिए, हमने समझ लिया कि ऑटो स्पेस में जो बिक्री के आंकड़े मार्च के रहे हैं वो कैसे रहे। कुशल से आगे बढ़ते हैं और फोकस में सिगरेट कंपनियां हैं, आखिरकार क्या वजह है इनके फोकस में रहने की, जरा पूरी खबर और डिटेल में समझते हैं। और रिसर्च लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी वरुण, बताइए। देखिए, लगातार 3 तिमाहियों गिरावट के बाद अब सिगरेट के वॉल्यूम जो है उनमें फिर से रिकवरी हो रही है। मार्च का महीना खत्म हो गया तो काफ़ी सारी ब्रोकेज कंपनियां जो है अब रिपोर्ट्स निकाल रही है कि मार्च का क्वार्टर जो है वो कैसा रहा है। बीएनके जैसी जो ब्रोकेज फर्म्स है उन्होंने चैनल चेक किया है। इनफैक्ट मैंने भी अपने चैनल चेक किया और उसमें ये पता चला है कि सिगरेट के वॉल्यूम जो है उनमें अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है। बीएनके की रिपोर्ट का कहना है कि प्री कोविड लेवल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो सिगरेट के वॉल्यूम में करीब 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट Q1 FY21 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो सिगरेट के वॉल्यूम्स या सेल्स में 90% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने मिली है। 58% कंज्यूमर जो है उन्होंने अपने ब्रांड में बदलाव कर दिया है और इस 58% में से करीब 96% जो कंज्यूमर्स वो ऐसे हैं जो बड़ी सिगरेट से अब छोटी सिगरेट पे शिफ्ट हो चुके हैं। करीब 37% कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंजम्पशन कम कर दिया है और 18% कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने कंजम्पशन बढ़ा दिया है। इनफैक्ट रिटेल चैनल चेक जो इन्होंने किया उसमें ये निकल के आया कि सिगरेट के वॉल्यूम में करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और जो किंग साइज सिगरेट है उसकी जो सेल्स है उसमें करीब 38% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि रेगुलर साइज सिगरेट की सेल्स में करीब 17 से 18% की बढ़ोतरी हुई है और जो सबसे छोटी सिगरेट रहती है उसकी सेल्स में करीब 15 से 16% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि एक शिफ्ट साफ देखने मिल रहा है, जो बड़ी सिगरेट है उससे लोग छोटी सिगरेट पे शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि ओवरऑल सिगरेट के वॉल्यूम जो है उसमें इस क्वार्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और दरअसल मैं कुछ रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जो कि ये हाईलाइट कर रही थी कि FY22 में सिगरेट कंपनियों की जो वॉल्यूम है उसमें सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने मिलेगी। पिछले साल यानी कि Q1, Q2 और Q3 FY21 में यहाँ डी ग्रोथ हुई थी, तो एक लो बेस का भी फायदा मिलेगा जिसके कारण FY22 में सिंगल डिजिट की ग्रोथ रहने वाली है और Q4 में भी जो वॉल्यूम ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। शुक्रिया वरुण। इनफैक्ट सीमेंट कंपनियां भी फोकस में है क्योंकि दाम बढ़ा दिए हैं कंपनियों ने। दाम कितने बढ़ाए गए हैं, पूरी खबर और डिटेल लेकर हमारे साथ है हमारे सहयोगी मानसी, जरा बताएं मानसी, सीमेंट कंपनियों ने दाम कितने बढ़ाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीमेंट क्षेत्र लगातार फोकस में है क्योंकि प्राइस हाइक को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। ताजा खबर अब ये आ रही है कि दक्षिण भारत में सीमेंट कंपनियों ने दाम अपने बढ़ाए हैं। 10 रुपए से 15 रुपए प्रति बोरी सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। दक्षिण भारत में पूरे मार्च महीने के अगर ट्रेंड को समझे 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है सालाना आधार पर। वहीं तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तादाद जो कि बढ़ती हुई दिखी है, इससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। ऑफकोर्स कोरोना टाइम्स में, कोरोना काल में ऐसा भी समय था जबकि सीमेंट क्षेत्र की मांग में भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला था, कमजोरी वहां पर भी आती हुई दिखी थी, लेकिन वहां से अब रिकवरी का ट्रेंड जो है वो भरपूर है और अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मंथली प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करें तो पश्चिम भारत में मंथ ऑन मंथ बेसिस यानी कि महीने दर महीने आधार पर 8% की बढ़त देखने को मिली है, सालाना आधार पर 10% की। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही प्राइस मूवमेंट होता हुआ दिखा है। उसके बाद पूर्वी भारत में मंथ ऑन मंथ बेसिस 9.2% की बढ़त दिखी है, सालाना आधार पर 10.6%। दक्षिण भारत में 2.2% मंथ ऑन मंथ, लेकिन 18 से 19% सालाना आधार पर। तो सालाना आधार पर तो अच्छा ट्रेंड है और अच्छा सुधार का ही ट्रेंड देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ जो है थोड़ी सी जो परेशानियां थी वो अब रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि ताजा दक्षिण भारत में ही दाम बढ़ते हुए दिखे हैं। उत्तर भारत में मंथ ऑन मंथ 1.5% देखने को मिली है बढ़ोतरी, वहीं मध्य भारत में 2.2% और
पैन इंडिया की अगर बात करें, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर महीने दर महीने आधार पर 5% की बढ़ोतरी प्राइस मूवमेंट में देखने को मिली है और सालाना आधार पर 9%। तो मोटे तौर पर यह समझकर चल सकते हैं कि सीमेंट की कीमतों में बढ़त का ट्रेंड लगातार जारी ही है और सालाना आधार पर अगर देखें तो अच्छे सुधार है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कुछ यहाँ वहां जो ट्रेंड बदल रहा है या बदलता हुआ दिखा है वो भी अब सुधार की तरफ ही पहुंचता हुआ या बदलता हुआ हम देख रहे हैं। इसी के चलते तमाम सीमेंट शेयरों पर फोकस रहता है और आए दिन हम देखते हैं सीमेंट सेक्टर में एक्शन भी है। चलिए, मानसी से हमने समझ लिया सीमेंट कंपनियों के दाम बढ़ने का क्या कारण है और इम्पैक्ट क्या है। इनफैक्ट सीमेंट कंपनियों की तरफ से के कॉन्टेक्स्ट में अविनाश जी आपसे समझना चाहेंगे, आपका कोई पसंदीदा शेयर, उसका कारण? मुझे लग रहा है कि सीमेंट कंपनीज में साउथ बेस्ड कंपनी जैसे रैमको सीमेंट है, हेडलबर्ग सीमेंट है, हमको लग रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट मौके अभी भी अवेलेबल है। और जैसे मानसी ने कहा, हमको लग रहा है कि प्राइस इंक्रीज का जो फायदा रहेगा वो ऑब्वियसली आगे आने वाले क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जिस प्रकार की वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि हेडलबर्ग सीमेंट और रैमको सीमेंट, ये दोनों ही शेयर्स में अच्छी खासी अपसाइड इवन करंट लेवल्स पे हो सकती है। ओवरऑल हमको लग रहा है ये छोटे शेयर्स है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड दूसरे फ्रंटलाइन कंपनीज के मुकाबले में काफी अच्छा देंगे। तो ये दो शेयर्स मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स को जरूर क्लोजली वॉच करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इनफैक्ट जो एक और खबर सिगरेट सेक्टर को लेकर हमने दिखाई थी, यहाँ पर जो हमारे सहयोगी वरुण बता रहे थे, और यहाँ पर भी फोकस में सिगरेट कंपनियां, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे? अब यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट लीडर आईटीसी है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट जो 3.5-4% जो वरुण ने बताया है वो डेफिनेटली आईटीसी को तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स भी एक अच्छा विकल्प है। हमको लग रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे वहाँ पे अगर ऐसा ही वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता जाता है 3-4%, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे चैलेंजिंग टाइम में अगर इनको वॉल्यूम ग्रोथ मिल रहा है तो डेफिनेटली इसका इजाफा अर्निंग्स में मटेरियलाइज होगा। तो मेरी चॉइस में अभी भी आईटीसी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि ये स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन जिनको 3 से 6 महीने का भी अगर प्लान से इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 8-10% का मूव पॉसिबल है। तो आईटीसी डेफिनेटली विल बी अ बेटर चॉइस और यहाँ पे डेफिनेटली बाय करना चाहिए। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं और शो का खास सेगमेंट देखते हैं, शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? स्वाति जी नमस्ते आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को। तो 2 ऑप्शन लेकर आए हूँ हमेशा की तरह, और पावर और इन्फो एज। पहले बात करते हैं इन्फो एज की। तो काफी दिनों से सुस्त चल रहा है, अब लग रहा है कि वो बॉटम आउट हो रहा है। मैं यूजली ऐसे स्टॉक पसंद करता हूँ जो कमजोर हो और आगे बढ़ने की चाहता हूँ, तो थोड़े समय में भी रिटर्न ऐसे मिल सकते हैं, मेरा मानना है। सो इन्फो एज अप्रैल का 4,300 पर कॉल 219 रुपये आज बंद हुआ है। स्टॉप लॉस रखे 170 रुपये का, टारगेट रहेगा 325 रुपये। दूसरा जो स्टॉक आज मेरे मन में है वो टाटा पावर स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन है और लगातार कई महीनों से चल रहा है। तो इस सेक्टर में आपके एनालिस्ट बताते रहे हैं कि पावर सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो अप्रैल का 105 स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदे, 5.75 पैसे पे आज बंद हुआ है। स्टॉप लॉस रखिए 80 पैसे का, टारगेट रहेगा 8 रुपये। कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हमारे जो अभी ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं स्टॉप लॉस पर और उसको लगातार बढ़ाते रहते हैं। 5 दिन से ज्यादा अपने ऑप्शन को नहीं कीजिए। धन्यवाद एंड एंजॉय। तो शर्मा जी की सलाह, ऑप्शन स्ट्रैटेजी टाटा पावर और इन्फोएज नौकरी में खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है। तो आइए अब बाजार पर स्ट्रैटेजी समझते हैं सोमवार के लिए। 3 दिन की छुट्टी के बाद बाजार जब खुलेंगे सोमवार को, तो स्ट्रैटेजी क्या रहे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे, जानते हैं अनिल जी से।
सोमवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद, तो ढेर सारे संकेत होंगे। 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहता है और उसके बाद सोमवार को डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करते हैं, वो तो आपके लिए अहम होगा ही। लेकिन पूरी संभावना ये है कि आज के सेशन में और नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े फिर से बाजार में लौटते नजर आए और वो भी बाजारों की दिशा दशा तय करेंगे। लेकिन इसके अलावा मूड, माहौल और कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो अप्रैल के महीने में जो कुछ भी ट्रेडिंग एक्टिविटी मार्च के महीने में कम की, उसे दूर करके फिर से खरीदारी करने के मूड में आते दिख रहे हैं। अब जो अहम लेवल है बाजार के लिए, निफ्टी पर सोमवार के लिए 14,700 14,750 मजबूत सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तरों पर 14,950 से 15,050 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,150 33,300 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर एक बार 34,150 के आसपास के लेवल, इसे पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी 34,350 34,500 तक जाने की तैयारी कर सकता है। तो बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन सोमवार का रहेगा। ढेर सारी खबरें, ढेर सारे ट्रिगर्स रहेंगे, लेकिन एक चीज़ साफ है, स्क्रीन की मजबूती, दिन के हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग, एक्सपायरी के दिन की शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी अगले हफ्ते के लिए मजबूती के संकेत जरूर बाजार में दे रही है। तो चलिए सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी बाजार पर समझ लिया अनिल जी से। अविनाश जी, आपका रुख कर रहे हैं और लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होगी आपकी? स्वाति, लॉन्ग टर्म वीक में हमको एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी पसंद है जो रिसेंटली लिस्टेड हुई। कंपनी का नाम है स्टोवक्राफ्ट। इनफैक्ट ये कंपनी मुंबई बेस्ड है और बेसिकली किचन अप्लायंसेस में बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट प्लेयर है। इनफैक्ट इनका जो पिजन और गिल्मा ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर है। कंपनी अभी एलईडी प्रोडक्ट्स में भी एंटर कर रही है। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात कंपनी है कि इन्होंने अभी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है, जो पहले ट्रेडिंग हुआ करता था, और करंट 9 मंथ्स में इन्होंने करीबन 625 करोड़ पे 61 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। तो ग्रोथ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट ने कहा है कि चौथी तिमाही भी अच्छी होगी और FY21 भी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से ज़रूर खरीदना चाहिए। अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पे करीबन 480 का करंट प्राइस चल रहा है। हमको लग रहा है 6 से 12 महीने की अवधि के लिए करीबन 600 रुपये का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में इस प्राइस में इंक्लूड करें। तो लंबी अवधि की खरीदारी स्टोव क्राफ्ट में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर ने आज दी है। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? सुन पा रहे हैं हमें? स्वागत है सर, बताइए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? ₹15 तक का दे सकता है। दूसरा ऑप्शन का स्ट्रेटेजी के अंदर जो मेरे को यहाँ पे अच्छा दिख रहा है वो है बंधन बैंक। बैंक के मेरे को लगता है कि आज सेकेंड में गवर्नमेंट बैंकिंग अगले हफ्ते में अच्छा मूव दिखाने चाहिए। तो बंधन बैंक में 355 का कॉल 16 रुपए के आसपास लेने का लगा। 11 रुपए का मूव नेक्स्ट वीक। ओके, तो सुमित जी के 2 कॉल हम आपको बता दें। गेल 135 की कॉल 8 रुपए में खरीदने की सलाह, स्टॉप लॉस 5 पे जरूर रखेगा। और बंधन बैंक में 355 की कॉल 16 रुपए में खरीदने की सलाह, स्टॉप लॉस 11 पर रखने का भूलिएगा मत। चलिए, सुमित जी से हमने बात कर ली और बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च शो में आज पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।